हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिकॉल विद हर्ष में। और मैं आप सभी के साथ यहाँ कंप्लीट करने वाला हूँ इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की अपनी पूर्वावलोकन, जिसमें हम आज कंप्लीट करेंगे मध्यकालीन इतिहास को, मेडिवल हिस्ट्री को। बहुत से लोगों का यहाँ पे एक छोटा सा डाउट होता है, मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते। देखो, अगर एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न यानी कि प्राचीन मध्य और आधुनिक इतिहास से देखें, हालांकि आधुनिक इतिहास से प्रश्नों की संख्या 10 से 12, कभी कभी 14 भी हो जाती है। मेडिवल यानी कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से अक्सर 5 से 6 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और सेम यहाँ पे भी 5 से 6 प्रश्न रहते ही रहते हैं। पीसीएस 2025 का प्री या फिर पीसीएस 2024 का प्री देखें तो वहाँ पे क्रमशः 6 और 5 प्रश्नों की संख्या रही ही रही है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जब ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, आधुनिक भारत से आ रहे हैं, तो हम इस पे थोड़ा कम ध्यान दे लेते हैं मेडिवल और एनिशियंट पे। आप अगर घटना चक्र की किताब उठा के देखें ना, जिनके पास ये किताब है वो ध्यान देना, तो इस किताब का अगर आधा सेक्शन देखो तो आधे सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि आधुनिक इतिहास है, और आधे को अगर आप दो भागों में डिवाइड करो ऐसे, तो यहाँ पे एंशियंट और मेडाइवल है। तो अगर आपको पढ़ना कम पड़ रहा है तो क्वेश्चंस भी कम आ रहे हैं, और यहाँ आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा आएंगे। तो अल्टीमेटली यानी कि फिर तो चीज़ वही हो जाती है ना, कि आपको जहाँ से ज़्यादा पढ़ोगे वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ से कम पढ़ना है वहाँ से कम क्वेश्चन मिलेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही। अब देखो, ये क्लास हम बाकी क्लासेस जो भी यूट्यूब पे है ना, वैसी क्लास नहीं है कि मैं आपके सामने रीड करूँगा, आंसर्स बताऊँगा। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप मेरी 2 से 3 बातें फॉलो करना, आप बैठे बिठाए इस क्लास में ही सारे फैक्ट्स याद कर लोगे, और मैं याद कराऊंगा आपको सारे फैक्ट्स। पहली चीज़, ये क्लास देखते समय आपके पास एक रफ और पेन होना ही चाहिए, रफ और पेन होना ही चाहिए। सेकंड चीज़, ये क्लास देखते समय आप लिखोगे चीज़ों को, मैं नोट्स बनाने को नहीं कह रहा, नोट्स ऑलरेडी आपके पास है, किताब आपके पास है, कोचिंग मटेरियल्स आपके पास हैं, या आपके अपने नोट्स आपके पास हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स की। आप रफ पे अपने पेन से जो चीज़ें मैं बोलता हूँ, जो चीज़ें मैं कहता हूँ लिखने को, बस वही लिखना। ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलूँगा। देखोगे आप लेक्चर के एंड तक एक पन्ना भी मुश्किल से भरेगा। और ये चीज़ें मैं इसलिए कहूँगा लिखने को, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करें, आपका ब्रेन एक्टिवली इन्वॉल्व हो। और रही बात हिंदी और इंग्लिश मीडियम की, तो बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में मीडियम उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मैं यहाँ पे घटना चक्र की पूर्वावलोकन हिंदी माध्यम में लेकर आया हूँ, पर अगर इंग्लिश मीडियम का कोई देखता है उसे, तो ये चीज़ें डेफिनेटली समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अभी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ओके, सो सॉरी अगर आपका इसमें टाइम वेस्ट हुआ, बट ये ज़रूरी चीज़ें थी जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। और जस्ट एक लास्ट बात, कि ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, तो कृपया अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो इस प्रिपरेशन की जर्नी में आपके पास ये किताब होनी चाहिए। ठीक है, ये किताब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का संकलन है, आप सभी को पता है ये चीज़, और पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोहराता ही दोहराता है। ठीक है, इन सब बातों के साथ अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। मैं ये बातें रोज़ हर क्लास में नहीं बोलूँगा, सो जस्ट ये पहली क्लास है, चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये सीरीज़ आएगी, हर दिन एक एक क्लास आती जाएगी। ठीक है, तो जो इसमें पहला चैप्टर है अपना, वो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ है ना, वो पढ़ने से पहले आपको 3 संख्याएं देखनी है। 3 संख्याएं क्या हैं? क्रम से हैं 5, 6 और 7। मेरे साथ आप कुछ चीज़ें याद करिए। आप देखिए, 6 क्या होता? 2 3 6। अच्छा, 712 एक्चुअली ये सारी ईस्वी हैं, पर आपको याद हो जाए आसानी से। देखो, जिन्हें ये चीज़ें पता है वो स्किप कर दें वीडियो को थोड़ा आगे। ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान से देखें। 712 एक ईस्वी है, ये कैसे याद रखेंगे और इसमें क्या हुआ था? 712 ईस्वी में ना भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। अच्छा, आप पे अगर आक्रमण होगा, खासकर यूपी से जो लोग हैं उन्हें पता है, यूपी डायल 112 जो है, आक्रमण होता है आप पे तो आप डायल 112 को कॉल करते हैं। तो उसी तरह आक्रमण जो हुआ था इसलिए 712 है। ठीक है, और
जो घटना चक्र में शुरुआत में चीज़ें दी हुई हैं ना, वो शुरू हुआ है कहानी अरब में मक्का से। मक्का कहाँ है? अरब में है, ठीक है। और मक्का अरब में है। अरब जो मक्का जो है, ये इस्लाम धर्म का, इस्लाम को मानने वालों का काफ़ी पवित्र स्थान है। इस्लाम धर्म के एक जो प्रवर्तक रहे हैं, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक रहे हैं हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, इनका जो जन्म है ना, इनका जो जन्म है वो, ये जो हमने 5 देखा है ना, इसी 570 ईस्वी में हुआ है। अच्छा, इसमें इनका जन्म हुआ है और इसमें इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु हुई है 632 में, जन्म हुआ है 570 में, ठीक है। ये 3 सन आपको यहाँ पे याद कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा है, एक फैक्ट है बेसिकली ये, ईरानी और यूनानियों का, ईरानी और यूनानियों का, ठीक है। लिखावट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ईरानी और यूनानियों का, किसी ने इसमें से ही किसी ने भारत को इंडिया कहा है, किसी ने हिंदुस्तान कहा है। अब किसने क्या कहा है, अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। आज एकदम आपको क्लियर हो जाएगा ये कन्फ्यूज़न। ई से ईरान और ई से इंडिया होता है। पर अगर ई से ईरान वालों ने इंडिया कह दिया होता, ई से ईरान, ई से इंडिया, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती। पर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतिहास अक्सर मुश्किल लगता है हमें। अगर चीज़ें फैक्ट इतने सीधे सीधे से होते हैं तो कितना बढ़िया होता, पर ऐसा कुछ नहीं है। ई से ईरानी ने और ई से इंडिया नहीं कहा है। ये बात इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। ई से ईरानी और ई से इंडिया नहीं कहा है। यूनानियों ने इसे कहा है इंडिया, और ईरानियों ने तब क्या कहा? ईरानियों ने इसे कह दिया हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। बस आप साथ में क्लास में बने रहिए, थोड़ा बहुत इन चीज़ों को अपने रफ पे नोट करते रहिए ताकि आप क्लास में एक्टिवली इंगेज्ड रहें। अच्छा, अगला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ ना, उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका। क्या मैं आपको बता रहा हूँ? पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। पहला मुस्लिम आक्रमण यानी पहला की बात कर रहा। हिंदी वर्णमाला में जो पहला अक्षर होता है, अगर स्वर की बात करें तो वो अ होता है, ठीक है। सबको पता है ये चीज़। व्यंजन की बात करें तो क होता है। तो पहला आक्रमण अ से अरब से हुआ था, अरब देश से वो आया था। कौन था? क से कासिम, ठीक है। अरब से आया था वो आक्रमणकारी, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आपको कासिम याद रखना है। अच्छा, इसके नाम में एक चीज़ देखो, कासिम, स पे छोटी की मात्रा सी, इससे हमें एक वर्ड निकल के आता है, क्या? सिंधु। सिंधु, देखो इसके नाम में ही छुपा है, सिंधु। तो कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था ना, वो सिंधु जो हिस्सा है यहाँ पर किया था। अच्छा, सिंधु से एक चीज़ और सामने आती है, दाहिर। छोटे छोटे से फैक्ट आपको याद रखना है। जब ये जो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम सिंधु पर आक्रमण किया, तो उस समय वहाँ का शासन दाहिर के हाथों में था। दाहिर के हाथों में था वहाँ का शासन, ठीक है। अच्छा, ये आक्रमणकारी अरब का था, तो उस दौरान एक ग्रंथ लिखा, चचनामा लिखा, ठीक है। और ये जो है एक फारसी ग्रंथ था। इसमें अरबों द्वारा जो सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी ना, उसी के बारे में था, चर्चा हुई थी उसकी, इसलिए इसका नाम चचनामा है। चर्चा होती है ना, कोई आक्रमण हुआ, कोई घटना घटी, लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो ये भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था, तो इसकी भी लोगों में चर्चा हुई, तो वही चर्चा से चचनामा याद रखिएगा, हो जाएगा। फारसी ग्रंथ था ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अच्छा, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है ना एक वंश की, गजनी वंश की। अच्छा, इसके नाम में कुछ शायद कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, गजनी, गजनवी क्या है। गजनी एक जगह का नाम है, ठीक है। गजनी एक जगह का नाम है। और गजनी वंश की जो स्थापना है ना, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, गजनी हो या फिर इसे ही यामिनी वंश भी कहते हैं, यामिनी वंश भी कहते हैं। ये सारे फैक्ट्स घटना चक्र बुक में जो दिए हुए हैं ना, जिनके पास घटना चक्र है वो साथ खोल सकते हैं, जिनके पास नहीं है, मैं अभी आपको सारे फैक्ट्स, ये सारा जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन ही है। गजनी वंश को ही यामिनी वंश कहते हैं, ठीक। इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ें तो गजनी वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वो था अल्पतगीन,
ठीक है, अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। चलो आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ जिससे आपको श्योर हो जाए कि मैं आपको कहीं इधर उधर की कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, ये देखो, ये जो स्लाइड है ना, हमने इसमें पहली चीज़ क्या देखी, इस्लाम का उद्भव और भारत का नामकरण। ये वाली जो चीज़ है इसमें आप सभी के सामने है ये चीज़। इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी है ना, जैसे अभी पैगंबर मोहम्मद का जन्म हमको याद हो गया, निधन याद हो गया, नामकरण ऋग्वेद में वर्णित भरत जनजाति से। ये कहानी सबने सुनी होगी, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत से, ऋषभनाथ के पुत्र भरत से। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा। फिर से वही चीज़ें हैं। हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया था। जस्ट छोटा सा फैक्ट है, इसको रट के रखिएगा आप लोग। हम ये जो पढ़ रहे हैं अभी ना, गजनवी आक्रमण या गजनी का आक्रमण, संस्थापक हमने देखा अल्पतगीन था, तुर्क था, और इसने राजधानी जो बनाई वो गजनी नाम की एक जगह थी, उसे ही बनाई। ठीक है, महमूद गजनवी जो था ना, ये भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य बहुत क्लियर रखिएगा एक चीज़, इसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना या किसी तरह का शासन करना नहीं था। इसका उद्देश्य सिर्फ था धन को लूटना और यहाँ पे जो है लूटपाट करके धन एकत्रित करके ले जाना। स्थायी शासन इसका उद्देश्य नहीं था। सोमनाथ मंदिर पर इसने जो है आक्रमण किए, और आगे की चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करता हूँ फिर आप समझ जाओगे। देखो, इसने जो है 17 बार आक्रमण किया, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे आक्रमण होते जा रहे हैं और इसे एक इडियट बैठ के गिन रहा है। इडियट क्यों कह रहा हूँ, आप घटना चक्र में देखोगे वहाँ पे ये मेंशन है सर हेनरी इलियट नाम। तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि ये इलियट जो है किससे संबंधित था, तो वही था इलियट, उसी से संबंधित था। जब आक्रमण पे आक्रमण हो रहे हैं, इलियट एक इडियट बैठ के गिन रहा है कि अच्छा 17 बार आक्रमण हो चुका है। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कि महमूद गजनवी जो है चंदेलों पर आक्रमण करता है। एक छोटी सी कहानी और सुना दूं अगर आपको, जिन्हें लग रहा है ये वीडियो काफ़ी स्लो या ज़्यादा डिटेल्ड हो रही है, तो आई वांट कि आप अपना फीडबैक कमेंट में जो है आप ज़रूर बताएं कि मुझे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। कहानी ये है कि महमूद गजनी और चंदेल, ठीक है, चंदेलों का जो है आपस में टक्कर हुआ। टक्कर पता है किस बात का युद्ध पता है किस बात का, चंदे को लेकर। चंदेल लोग थे ना, वो चंदे को लेकर उसमें जो है बात छिड़ गई, और कुछ ज़्यादा मैटर भी नहीं था, 19-20 का ही बात था। उसी में जो है ये लोग जो है आपस में लड़ गए। ठीक है, कितने की बात थी, 19-20 की बात थी। ठीक है, 19-20 की बात थी और आपस में ये लोग लड़ गए। अच्छा, ये 19-20 की बात थी, ये पता कैसे चला? गिनने वाला कोई रहा होगा, पढ़ा लिखा रहा होगा, विद्वान रहा होगा। तो उस समय चंदेल वंश का जो था शासक विद्वान था ना, इसलिए उसका नाम था विद्याधर। ठीक है, विद्याधर। अब 19-20 की बात थी, तो ये सन 1020 के समय का जो है वक्त था, जब महमूद गजनवी चंदेल के शासक विद्याधर से इसका युद्ध होता है। ठीक है, ये अपने वंश का बहुत सर्वशक्तिशाली राजा था। ये अकेला एक ऐसा हिंदू शासक था, इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट है, अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया है। ठीक है, चलो इसके आगे अगर हम आए, इससे आगे बढ़ें, तो वहाँ पे हमें दिखता है ये जो 17 बार आक्रमणों वाली कहानी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आगे चलते हैं, अब हम अपने घटना चक्र की किताब पे कुछ चीज़ें वहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, जैसे कि ये सारे फैक्ट जो मैंने अभी आपको नोट्स पे भी दिखाया है। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, सिंध पर विजय, दाहिर का शासन, चचनामा ग्रंथ, संस्थापक अल्पतगीन, यामिनी वंश या गजनी वंश इसे ही बोलते हैं, 17 बार आक्रमण किया है। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा है। भीमदेव प्रथम थे तो लूट लिया है, अभी भीमदेव द्वितीय भी मिलेंगे, देखिएगा आप वो उनका क्या उनकी कहानी चलती है। ठीक है, ये जो है 17 बार आक्रमण वाली बात यहाँ पे भी है।
चंदेल वाला जो अभी कहानी सुनाया आपको, विद्याधर, 19-20 का वही फर्क था जिससे आपको सन भी याद हो गया। चंदेल से चंदा याद रखिएगा। चंदे को लेके महमूद गजनवी जो है ये वो कर गया, उनसे युद्ध कर गया। धन लूटना ही इसका मकसद था। आक्रमण करने का जो मेन उद्देश्य था वो धन लूटना ही था। स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना तो थी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको छोटा सा फैक्ट और याद करा दूं। देखो इसका जो है उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जमीन पर कब्जा करना, यहाँ पे अपना शासन बनाना, ये सब कुछ नहीं था। ये काम इसका नहीं था। जमीन वगैरह से इसे कोई मतलब नहीं था। अक्सर हम कहते हैं ना, जमीन अमीन से मुझे कोई मतलब नहीं है, जमीन अमीन से मुझे कोई मतलब नहीं है, जमीन अमीन से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो अब देखो, जमीन अमीन यमीन, ठीक है, जमीन अमीन यमीन। बगदाद के खलीफा कलादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को क्या क्या कहा है? जमीन अमीन। महमूद गजनवी को कहा है जमीन उद्दौला और अमीन उद्दौला। तो जब भी जमीन अमीन सुनिएगा तो समझ जाइएगा कि अमीन जमीन यमीन सब मोहम्मद गजनवी के लिए कहा गया है, महमूद गजनवी के लिए कहा गया है। ठीक है, महमूद गजनवी गजनी, ये जो है कला संस्कृति केंद्र बनाने का प्रयास किया। ये फैक्ट याद रखना है। इसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। इसका दरबारी इतिहासकार उतबी था और उसने किताबुल यामिनी, वही यमीन वाला, और तारीखे यामिनी, किताबुल यामिनी, यमीन यामिनी यमीन बोलिए और इस चीज़ को लिखिए आप रफ पे अपने साथ, किताबुल यामिनी, तारीखे यामिनी, और अंडरलाइन करिए यामिनी लिख के, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन करिए कि हाँ यामिनी वाला जहाँ मुझे शब्द दिखेगा वहाँ मैं, मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यमीन अमीन ज़मीन। अच्छा, महमूद गजनवी वो लुटेरी की बात हो रही है जो लूटता था, शासन करना उसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है, इसके दरबार में जो है बहुत मास्टर लोगों को रखा था। देख रहे हो, सबसे मास्टर आदमी जो है ना इसमें ये अलबरूनी था। क्यों था भी बताता हूँ आपको। अलबरूनी था। एक छोटा सा फैक्ट जो आप खुद से याद रखने की कोशिश करो, तारीख सुबुतगीन जो है इसका लेखक वैहाकी था। मैंने पढ़ दिया, आप इस चीज़ को खुद से याद करना, बाकी चीज़ें तो मैं याद करा ही रहा हूँ। अच्छा, पूर्व का होमर, एक इसमें उपाधि दी गई है, पूर्व का होमर, पूर्व का होमर, पूर्व का होमर। ठीक है, पूर्व का होमर किसे कहते हैं? तो प से पूर्व का होमर ना, तो प में फ बना देना, प के बाद क्या आता है? फ। तो पूर्व का होमर प से फ फिरदौसी को कहते हैं। देखो, प से फ बनाना कितना आसान है। यहाँ से एक पाई खींच दिया, प से फ बन गया और वही फ से फिरदौसी हो गया। पूर्व का होमर फिरदौसी को कहते हैं। लेनपूल ने पूर्वी, एक सेकंड, शायद से ये फैक्ट आगे है, यहाँ है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। शाहनामा एक जो है किताब है, ग्रंथ है, उसको जो है फिरदौसी ने लिखा है। इसी फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी गई है। ठीक, यहाँ पे जो मैंने छोड़ दिया, लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। लेखक जो बैहाकी था ना, बैहाकी ये जो लेखक है, इसे लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। फारस कवि उजारी खुसारी, विद्वान तुशी एवं कवि उनसुरी, ये याद रखिएगा, कवि उनसुरी, कवि असजदी और कवि फर्रुखी प्रमुख व्यक्ति थे। उनसरी, असजदी और कवि फर्रुखी। अच्छा, यहाँ पे फरिश्ता या फिरिश्ता ने तारीखे फरिश्ता, अच्छा इसका नाम क्या है? फरिश्ता नाम है, तो इसने फरिश्ता मिलके अपने ही नाम को ऐड करते हुए कोई किताब लिख दी जिसे गुलशन इब्राहिमी भी कहते हैं। अब देखो, इब्राहिमी आया ना, तो यहाँ पे एक शासक है। शासक कौन सा है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बीजापुर का शासक है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। और इसकी किताब ये जो तारीख फरिश्ता है, जिसे गुलशन इब्राहिमी कहते हैं, ये इसी को समर्पित है। किसको? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया। 11वीं सदी में भारत आया था। ठीक है, अच्छा, इसी की किताब है किताबुल हिंद। शायद आपको कन्फ्यूजन हो कि अब इतने सारे फैक्ट तो आपने बता दिए, याद कैसे करेंगे फिर हम। अलबरूनी, ध्यान से देखना नाम को, अलबरूनी, अलबरूनी में आप अल को देखिए, अलबरूनी में आप अल को देखिए, ये देखिए अल को, और यहाँ क्या है? उल,
अल उल यही है, अल उल। तो अल बरूनी उल हिंद, अल उल। अल बरूनी ने किताबुल हिंद लिखा, अल बरूनी उल हिंद लिखा, किताब उल हिंद, अल उल। ठीक है, जिन्हें याद हो जा रहा है या ऑलरेडी पता है ये फैक्ट्स, प्लीज वो स्किप कर लें। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। जन्म 973 ईस्वी में हुआ। खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे अगर कभी क्रोनोलॉजी में पीसीएस के एग्जाम में आता है या किसी अन्य एग्जाम में आता है, आप इसे आइडिया लगाएंगे कि अच्छा ये मोहम्मद गजनवी के टाइम का था। उसका जो है चंदा के लिए 1920 का कुछ आपस में जो है युद्ध हो गया था 1019-1020 में। तो आप समझ जाएंगे लगभग 900-1000 के आसपास का ये टाइम है। मास्टर आदमी इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ अल बरूनी को, क्योंकि यह खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र सबका ज्ञाता था। संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, ठीक है, ये सब है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद लिखी। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि अल बरूनी ने तो अभी किताबुल हिंद लिखा ही था, अब अल बरूनी ने ही तहकीके हिंद लिखा है। अच्छा एक बात बताओ, जिसे इतने भाषाओं का ज्ञान होगा फिर तो वो कहीं कुछ भी इंक्वायरी कर लेगा हर फील्ड में। सो उसने तहकीकात किया, तहकीके हिंद की रचना करके, तहकीके हिंद की रचना किया, तहकीकात किया। किसने तहकीकात किया? कौन करेगा तहकीकात? जिसे अलग अलग भाषाओं की जानकारी होगी। तो तहकीके हिंद, वही मास्टर जो था, मास्टर आदमी अल बरूनी, उसी ने किया तहकीके हिंद की रचना। एडवर्ड साची और सचाऊ ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद किया और इसका अनुवाद हिंदी में भी होता है। इसका अनुवाद हिंदी में कहाँ कैसे हुआ वो भी आप देख लो यहाँ पे जल्दी से। शांताराम ने इसका हिंदी अनुवाद किया और रजनीकांत शर्मा ने भी इसका हिंदी अनुवाद किया। हालांकि ये प्रश्न पूछा तो नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, आ जाते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे हमें चांदी के इसने सिक्के चलाए। एक सिक्के का दो पहलू होता, चितपट दोनों साइड होते, एक अग्रभाग होता है, एक पार्श्व पीछे का एक हिस्सा होता है, एक आगे का होता। आगे वाला जो भाग है उस पे कुछ लिखा था और पीछे वाले भाग पे कुछ लिखा था। अब ये अरब का था, तो आगे वाले भाग पे ये किस भाषा में लिखेगा? आगे वाले भाग पे ये अरब भाषा में कुछ लिखेगा। पीछे वाले भाग में इसने, इसके जो है दरबार में संस्कृत के काफ़ी विद्वान थे और इसने जो है पीछे वाले भाग पे संस्कृत में कुछ लिखवा दिया। ठीक है, अब क्या लिखवाया कैसे वो आप खुद ही यहाँ देख लो। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए। ठीक है, अग्रभाग पर अंकित मुद्रा लेख पे अरबी भाषा में था, पृष्ठभाग लेख में संस्कृत भाषा में था। ठीक है, अग्रभाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था और पृष्ठभाग पर जो है संस्कृत भाषा में था। फिर हम आगे आते हैं ना, इसमें हम देखते हैं क्या कि गोर क्षेत्र जो है, गोर क्षेत्र के शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया और सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। 1206 में इसने अपनी मृत्यु से पूर्व तक वह साम्राज्य विस्तार पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। ठीक है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था इसने। अब शायद यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर रखना पड़ेगा ये चीज़ कि मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया है। मूलराज या भीमदेव द्वितीय, मूलराज इसे इन्हें ही भीमदेव द्वितीय कहते हैं, पर यहाँ जब भीमदेव दो आए हैं ना तो उन्होंने इसे हरा दिया है, मुकाबला किया और परास्त कर दिया है। यह गोरी की भारत में पहली पराजय थी। ठीक है, यह गोरी की भारत में क्या थी? पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मिलके जो है आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, इसलिए मुझे आपको यहाँ कुछ चीज़ बतानी पड़ेगी स्पेशली। जैसे तराइन नाम की एक जगह है। ठीक है, तराइन नाम की एक जगह है जहाँ पे युद्ध होता है। ठीक, तराइन का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध था इसमें हम एक बार अगर यहाँ पे देखें तो तराइन के दो युद्ध हुए हैं। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। अब सन कैसे याद रखेंगे? तो आपको एक सन याद रखना है, 1191। यही 91 का जो एक है ना, यही तराइन का पहला युद्ध है। 1192 का जो दो है ना, यानी तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, 91 का एक तराइन का पहला युद्ध, 92 का दो
तराइन का दूसरा युद्ध। इससे आपको सन भी याद हो गया, यहीं पे अक्सर कंफ्यूजन हो जाती कभी कभी। सन को लेके बहुत क्लियर रहिएगा, यानी कि ईयर को लेके कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तराइन, तराइन, त से तराइन, त से तृतीय। मैं तृतीय क्यों बोल रहा हूँ, तृतीय क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी, पी से पृथ्वी, आर से राज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी के बीच में, जो मोहम्मद गोरी था उसके बीच में लड़ाई होती है। पृथ्वीराज तृतीय और गोरी के बीच में लड़ाई होती, गोरी के बीच में लड़ाई होती। पहला जो लड़ाई होता यानी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध जो होता उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। फिर अगले बार 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध जो है होता है। 92 है यानी कि 2 है, तो दूसरा युद्ध होता है। इसमें जो है अपना गोरी जीत जाता है। और 1192 पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का जो द्वितीय युद्ध है, ये इसी के बारे में अब यहाँ चर्चा हुई है। जो लिखा है यहाँ पे, लिखा है ना, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई 91 वाले में। 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 92 का 2 यानी तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शक्ति की शासन की नींव पड़ी। ठीक है, यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में इसे जाके एक्सप्लेन किया और याद कराने की कोशिश की है। अब 1191 देखते ही आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि अच्छा 1191 यानी कि 1 पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, 1192 यानी कि 2 तराइन का दूसरा युद्ध। और त से तराइन और त से तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय नहीं पृथ्वीराज तृतीय रहेंगे। त से तराइन, त से तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय रहेंगे, पृथ्वीराज थर्ड रहेंगे और मोहम्मद गोरी रहेगा। पहला युद्ध के बाद दूसरा युद्ध इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी हार जाता है, तो इसलिए ही तो वह फिर से आता है। और जब जीत जाता है तो तराइन का 2 युद्ध ही होता है यहाँ तक। ठीक है, आगे जो चीज़ें हैं उसे हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक तराइन के दोनों युद्धों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर का युद्ध, नाम से ही पता चल रहा है, चंदावर का युद्ध। चंद, चंद में कौन होगा, जयचंद होगा। चंद में कौन होगा, जयचंद होगा। जयचंद कहाँ का, गढ़वाल राजा जयचंद, गढ़वाल का राजा जयचंद, गढ़वाल का राजा जयचंद। ठीक है, गढ़वाल राजा जयचंद। और फिलहाल जो ये है चंदावर, वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ कलमा, जिस तरफ अरबी जो लिखा है वही अरबी में कलमा खुदा हुआ है और एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति। गोरी की विजयों के बाद भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गोरी के साथ कुछ सपोर्टर थे, कुछ लोगों ने इसकी जो है भूमिका निभाई थी। एक इसमें था ऐबक, कौन सा ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे जाके गुलाम वंश की स्थापना करता है। और एक था खिलजी का, और एक था खिलजी। अभी खिलजी कौन था वो भी पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है गोरी के प्रतिनिधि ने। अब इसने गोरी की मदद की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो वो जो जीता हुआ क्षेत्र था वहाँ का प्रशासन संभालने के लिए इस अवधि में ऐबक ने उत्तर भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। ऐबक जो था वो तुर्क था, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क था। बिहार बंगाल की जब भी बात आएगी एक नाम याद रखिए, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का, यानी कि बख्तियार खिलजी। ब से बिहार, ब से बिहार, ब से बिहार और ब से बख्तियार। ये चीज़ें आपको अपने कॉपी में लिखनी चाहिए, ये चीज़ें आपको अपने कॉपी में लिखनी चाहिए। ब से बिहार, ब से बख्तियार, ब से बिहार, ब से बंगाल, ब से बख्तियार। ठीक है, तो बिहार अभी आप आगे क्वेश्चंस देखेंगे, लाइन से आपको इस पे क्वेश्चंस पूछा है। बिहार और बंगाल का विजय गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने किया और उसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन, ठीक है, ये वहाँ से निकल लिया। आगे आते हैं
इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस तरह से आपकी फैक्ट की कहानी खत्म होती है और हम इसमें आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें यहाँ पे मिलता है क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्या है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म याद करा दिया 570 में, मृत्यु हुई है यहीं पे देख लो 632 में। 632 कैसे याद कराया था? 6 2 3 6, पहले छोटा अंक फिर बड़ा फिर उससे बड़ा 2 3 6। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है। हिंद भारत को जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? अरबों ने किया है, पहली बार अरबों ने किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत पर मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? आक्रमण कब हुआ था? डायल 112, 712, बट यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सारा एक्सप्लेनेशन सब कुछ आपको दे चुका हूँ। मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था, यही कासिम, इसके नाम में था सिम, सी से सिंध विजय। पूछा है कब किया? जब पहला आक्रमण करेगा तभी तो जीता है, 712 ईस्वी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बताओ कौन था? क से कासिम, याद करा दिया है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? अ से अरबी था, क से कासिम था। अरब का रहने वाला, अ से अरब का रहने वाला, क से कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था, अरबी था। देखो, इसीलिए आपको पहले ये क्लास में चीज़ें थोड़ा टाइम लेके शुरू में कराया, और जो लोग क्लास में अभी तक रुके थे उन्हें वो एक्सप्लेनेशन की वैल्यू समझ आ रही होगी। और अगर आपको भी आ रही है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दो यार। और हाँ, आपका फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ एक फीडबैक ही काफ़ी है आपका मुझे नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द यहाँ पे लाने के लिए। ठीक है। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? ये हमने फैक्ट शायद से वहाँ नहीं पढ़ा है, पर इसे याद कर लीजिए, अरोड़ थी उसकी राजधानी। रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट है, अरोड़। ठीक है। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया? अबू बकर ने किया। इस चीज़ को वहाँ हमने नहीं पढ़ा, पर यहाँ याद कराता हूँ, अबू बकर। चचा, अब्बू, चचा जान, अब्बू जान, रिलेट कर पा रहे हो? चचा जान, अब्बू जान। ठीक है। चचनामा का जो है अबू बकर ने किया है फारसी में अनुवाद। देख लो, फारसी में अनुवाद जो है अबू बकर ने किया, मोहम्मद अली बिन अबू बकर। चचा अबू ऐसे याद कर लेना। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? नीचे एक क्वेश्चन रह गया। इनमें से कौन गजनी वंश का संस्थापक था? अल्पतगीन था, रटा रखा है आपको, अल्पतगीन। गजनी का अलग नाम, अलग गजनी को जो है यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक अल्पतगीन था। आगे आ जाओ। अच्छा, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, बिल्कुल करेक्ट है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था? नहीं, महमूद गजनी ही तो था जो लूटपाट करने वाला व्यक्ति था, है ना? ये लूटपाट करना चाहता था। स्थापना करना होता तो जो है स्थापना करता, पर ये लूटपाट वाला था, तो इसका सी ऑप्शन है, ए सही है, परंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? पराजित कौन सा नहीं हुआ था? जिसे विद्या आती थी, जो लड़ा था उससे। चंदेल शासक था ना, चंदा की बात पे लड़ गया। एक्चुअली में चंदा को लेकर लड़ाई नहीं हुई थी, बट याद करने के लिए, दिमाग में आपके रहने के लिए चंदेलों को चंदा बनाया, और 19-20 का चंदा वही गिनेगा जो पढ़ा लिखा होगा, विद्वान होगा, तो वो विद्याधर था। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर ने किया था, विद्वान व्यक्ति था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। अब देखो, मैं ये फैक्ट यहाँ टिक कर पा रहा हूँ, आप भी करोगे, बिल्कुल करोगे, हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे, बस वो रफ और पेन वाली बात मत भूलना। साथ में बैठे हो तो इन्वॉल्व रहो, क्लास में लिखने की कोशिश करो। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी था। फिरदौसी को और क्या कहते हैं बताओ? प से मैंने बताया था पूर्व का होमर, प से फ बना दो, फिरदौसी। शायद से आगे क्वेश्चन मिलेगा वो हमें। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? एक मास्टर आदमी था इसमें, अलबरूनी, यही है अलबरूनी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यही था अलबरूनी, अलबरूनी, अलबरूनी। अब आप में से शायद कुछ लोग सोचेंगे मैं ये एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ डेफिनेटली पढ़ूंगा, नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है आगे और टाइम वेस्ट करने का। ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें याद करा दी हैं क्लास में। अलबरूनी भारत में आया था, अलबरूनी भारत में आया था। अच्छा, इसको भी याद करा दूं, कब आया था? 9, 10, 11, 12। वैसे 11वीं में आया था, पर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो यहाँ पे
एक छोटा सा तरीका निकालता हूँ। लिखो, मेरे साथ लिखो, अलबरूनी। ठीक है, अब देखो अलबरूनी लिखो। ये लिखा हमने न, ये लिखा न, समझने वाले समझ गए। ये बन चुका है 11। कहोगे ये क्या तरीका है, ये कैसे याद रहेगा? एक बार मैंने बता दिया और एक बार आपने देख लिया। एग्जाम में अब ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, दिमाग लगा के सोचोगे ना, कहोगे यार ये तो वही अलबरूनी मास्टर आदमी था जो हमने क्लास में पढ़ा था। और इसका खास ये मास्टर आदमी इसलिए था क्योंकि नाम में ही ये अपना बोलिए फिरता था कि मैं भारत कब आया था, देख लो, यहीं से देख लो, 2 पाई लगी हुई है, 2 पाई लगी हुई है, यानी 11वीं शताब्दी में। इतनी बातों के बाद ये बातें इसलिए ही कर रहा हूँ कि ये चीज़ें दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी तो याद रहेंगी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान अलबरूनी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष लेखक था, पहला कथन ही कुछ डाउटफुल लग रहा है। उसका ग्रंथ उस समय की जीवांत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल था, काफ़ी सारी चीज़ें उसने इंक्लूड की थी उसमें उस समय में। और संस्कृत का विद्वान था, डेफिनेटली विद्वान था, संस्कृत का ग्रंथ पढ़ा है। त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, हाँ वो गणितज्ञ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, ए ऑप्शन क्या था कि ये जो है धर्मनिरपेक्ष लेखक था। नहीं, क्योंकि इसकी रचनाएं जो हैं अपने धर्म के बारे में खासकर ज़्यादा रही हैं। और अगला क्वेश्चन फिर अपना है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? फिर से निर्माण भीमदेव ने कराया है, भीमदेव ने कराया है फिर से निर्माण। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में, ये शायद से आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है क्या? हाँ, प्री 2022 का है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का, ठीक है, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, डेफिनेटली सही है। 12 ज्योतिर्लिंग जो देव मंदिर है ना, उसमें से एक सोमनाथ मंदिर है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है और करेगा ही करेगा। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी जो आज के मंदिर की स्थापना है वो डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा की गई थी, राष्ट्रपति एस राधा, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्थापना जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ये देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौजूदा मंदिर प्रांगण में प्राण प्रतिष्ठा किया था। ठीक है, तो इस तरह से केवल 1 और 2, 1 और 2 सही है। तो इस तरह से जो है 1 और 2 सही है, तो ये अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने ही निर्गत किए हैं। देखा ना, अभी आपने एक्सप्लेनेशन देखने की जरूरत पड़ेगी क्या इसकी? अगर जरूरत है आपको तो आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ऊपर पढ़ लो, मैं नीचे का क्वेश्चन पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता है? ये बताओ, 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता है? 1192 में उत्तर भारत को किसने जीता है? क्या बात हो रही है यहाँ पे? 1192 याद करने की कोशिश करो। 2 द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन कौन था? मोहम्मद गोरी और दूसरा व्यक्ति कौन था? पृथ्वीराज। द्वितीय, तृतीय कौन? तराइन तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। गुड, तृतीय पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी। दूसरा युद्ध हुआ क्योंकि पहले में गोरी हार गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 गोरी हार गया, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध गोरी जीत गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया है? सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीमदेव द्वितीय जो था उसने सबसे पहले पराजित किया है। भीमदेव द्वितीय, नाम ही है भीमदेव द्वितीय। भीमदेव प्रथम की बात नहीं हो रही, भीमदेव द्वितीय है, इसने पराजित किया है। भीम ने ही किया है पराजित, वो ऑब्वियस है। पहला पराजय जो गोरी को मिला है भारत में वो भीम से ही मिला है, पर वो भीमदेव द्वितीय है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तराइन का युद्ध 1191, इसमें जयचंद का कोई रोल नहीं था। आपने भी देखा कि तराइन का युद्ध 1191 यानी तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप सुनो और आप भी रिपीट करो मेरे साथ। तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि द्वितीय, दूसरा 1192 में किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज। तराइन यानी तृतीय। ठीक है, तो जयचंद को चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ। अब आप ये तीनों युद्ध का क्रम भी याद रखने की कोशिश कर लोगे। 91-92 तो याद है, इसके बाद 94 भी याद कर लो। 94 चंदावर का युद्ध। ठीक है,
बस क्लास खत्म होने वाली है, लास्ट के 5 मिनट और बचे हैं, सारे क्वेश्चंस हो गए अपने। निम्नलिखित में से कौन राज्य मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में चंदावर चंदा हो गया? 94 में चंदावर में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया? चंदावर, जब भी देखो चंदा याद करो, तीन चीजें याद करो, 94, च से 94, च से तीन चीजें याद करो, किससे? च से। क्या? च से 94, च से चंदावर, च से 94, च से चंदावर, और च से ही चंद हो गया, यानी कि जयचंद। चंदावर चंद 94, यानी कि 1194। जब भी देखो तो समझ जाओ, अच्छा 94 चंदावर चंद, ओहो, चंदावर का युद्ध जो है जयचंद से, ठीक है। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1192 का। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 का, उसी में तो गोरी ने जीत के मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर दी, ठीक है। अब ये सारे सन आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तराइन का प्रथम युद्ध अभी याद करा है 91, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। कमेंट करके आप बताएंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है व्यवस्थित करें नीचे दिए हुए क्रम में। चंगेज खां, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी और तैमूर, कौन कब कैसे पहले बाद में आया? तो अभी तक हमने मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी को देखा है, पहले गजनवी आया फिर गोरी आया। ऑप्शन में पहले 2 खोजेंगे फिर 3 खोजेंगे। अच्छा, तैमूर जिन्हें नहीं पता, वो तैमूर ना सबसे लास्ट में आया होगा, शायद से 1398, एक बार देख लेना, बट तैमूर सबसे लास्ट में है। अब मुझे ये चीज़ पहले से पता हो तो मैंने आपको बताया कि तैमूर लास्ट में। खैर 2 और 3 ऑप्शन पहले खोजते हैं, जिसमें 2 पहले हो 3 बाद में, यहाँ है 2 पहले 3 बाद में, 2 पहले 3 बाद में, यहाँ पे भी है 2 पहले 3 बाद में, यहाँ नहीं है। तो हम बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं एलिमिनेट कर पाए, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका ऑप्शन बी है 2 3 1 4, पहले 2 गजनवी, देन मोहम्मद गोरी, फिर गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, और फिर चंगेज खां, और लास्ट में तैमूर, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जल्दी से खत्म करते हैं, क्लास लंबी होते जा रही है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? मोहम्मद गोरी के। बहुत बार हो चुका ये फैक्टर रिपीट। प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अख्ता क्या होता है कि जैसे जब कोई, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ो, शायद से अख्ता प्रथा स्थापित हो गई, एक्सप्लेन नहीं किया है, पर वही होता है ना कि जीता हुआ भाग, कोई एक शासक जो है जीत लेता है किसी भाग पर, अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देता है। विजित भाग की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना, किसी और को वहाँ का जो है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सौंप देना, उसी को बोलते हैं अख्ता। तो ये काम जो पहली बार ऐसे सौंपा गया था वो ऐबक था। किसने इसे सौंपा था? मोहम्मद गोरी ने सौंपा था। मोहम्मद गोरी। बंगाल बिहार देखते ही बख्तियार, बंगाल बिहार बख्तियार, बोलो मेरे साथ ये चीज़ें, बंगाल बिहार बख्तियार। आप 4 बार बोलोगे तो जाके चीज़ें बहुत क्लियर और बहुत दिनों तक आपको याद रहेंगी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार। बंगाल बिहार तो बख्तियार, बंगाल बिहार तो बख्तियार। मैं अगर 4 बार बोल रहा हूँ तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक, बिहार बंगाल बिहार बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार में ही था, बख्तियार खिलजी। विध्वंस किसने किया जो वहां पे उस समय शासन में आया? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए? हाँ बिल्कुल सफल हुए। भारत में उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। तुर्की आक्रमण सही हुए क्योंकि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। इसे 2018 2024 दोनों बार पूछा है, देखने की जरूरत हो तो बिल्कुल पढ़ लो। तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, इसीलिए इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय सुल्तान महमूद गजनवी को जाता है। भारत में राज्य स्थापित करना मोहम्मद गोरी को जाता है, ठीक है। गजनवी ने लूटपाट किया, मोहम्मद गोरी ने शासन स्थापित किया। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को पढ़ लेना, ठीक है। अगले पे आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत से, गुलाम वंश से। ये लेक्चर हमारा इसी पे एंड होता है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी यार, आप फीडबैक दो। आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जा रही है क्या, और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। आप डेफिनेटली बताना। पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे पार्ट्स आने वाले हैं, अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। ओके, सो इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच रिकॉल विथ हर्ष क्लास करने के लिए।
एंड इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।